हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और सब बच्चे 5.1 को सॉल्व करके यहाँ पहुँचे होंगे और 5.1 में जितनी भी बातें थी वहाँ से सब चीज़ें अपने साथ लेकर के 5.2 के इंट्रोडक्शन में जो आज बात हम करेंगे उसमें आए होंगे। ठीक है, सिग्नल आना चाहिए। सिग्नल का मतलब है कि जो आपने पहले पढ़ा है वो आपको कहीं ना कहीं, जब मैं उनके बारे में बात करूंगा, सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करूंगा या उससे संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में बात करूंगा, जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन यानी कि 5.1 के अंदर जो पढ़ाया, तो थोड़ा सिग्नल वहां से आपके माइंड में आना चाहिए। और अगर पीछे की बातें आपको पता नहीं है तो फिर इस वीडियो में बैठने का कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया यूट्यूब पे कुछ और देख लो भाई। तो टाइम खराब मत करो मेरी वीडियो के अंदर। अगर आपने 5.1 की है और कहीं से भी की हो तो 5.2 के इंट्रोडक्शन को आप तभी समझेंगे। और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्गन तल है और ध्रुवीय निरूपण है। किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम लोग कैसे एक आर्गन तल यानी कि किसी ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, और उसके बाद किसी भी सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने का एक तो तरीका आपके पास में सीख ही चुके हैं कि हम लोग z = a + ib की फॉर्मूला लिखते हैं, और एक निरूपण और सीखेंगे कि एक तरीके से और हम सम्मिश्र संख्या को लिख सकते हैं, और वो तरीका है ध्रुवीय निरूपण या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए बिना समय को खराब किए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट टॉपिक, आर्गन तल क्या होता है, इसको समझाते हैं कायदे से। पोलर को हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े डिटेल से इसको देखेंगे और अच्छे से, लेकिन सबसे पहले समझ लेना जरूरी है फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो क्या है आर्गन तल? तो आप, मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, सभी चीजें समझ में आएंगी बड़े आराम से। और इस लेक्चर को मैं कहता हूं कि आप मेरी नॉर्मल स्पीड में ही देखें, तेज करके ना देखें। थोड़ी सी बारीक बातें होंगी, अगर तेज फटाफट से देखने की कोशिश में रहोगे तो आप लोगों को चीजें कुछ छूट सकती हैं। तो आप मेरी नॉर्मल स्पीड में ही आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। देखिए, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, ठीक है ना, सपोज कर लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + के i y है। देखो, हम लोग लिखते थे अब तक, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z = a + i भी लिखते थे, जहां पर हमारा a और b ये कोई हमारे पास में रियल नंबर होते थे, वास्तविक संख्याएं होती थी। मतलब a और b क्या है, एक नोटेशन ही तो है, प्रदर्शित करने का तरीका है। तो मैंने थोड़ा बदला है इस बार, मैं a और b को अच्छा नहीं लग रहा मुझे लिखते हुए, मतलब हम लोग x और y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x और y। और जहां पर, ठीक है ना, जहां पर x और y क्या है, जहां पर x और y वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, आपके पास में वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को, जैसे z = x + iy, मेरे पास सम्मिश्र संख्या है, ये तो आपको पता ही है, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से। z = x + के iy एक सम्मिश्र संख्या है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम लोग क्रमित युग्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रमित युग्म बना के लिख सकते हैं, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। जैसे इसको मैं, एक नोटेशन तो इसका ये है लिखने का तरीका, और हम इसको z x, y भी लिख सकते हैं, या केवल x, y, ऐसे में लिख रहा हूं x, y। मतलब सबसे पहले x का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर इस तरीके से लिख दिया जाए तो आप क्या देख पा रहे हैं? एक्स वाई से कुछ याद आ रहा है? क्लास 9th 10th या उससे पहले कुछ बात पड़ी थी, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम लोग किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते थे ऐसे। किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे 3,4 लिख रहा हूं, तो जिसमें हमारे पास ये भुज होता था, ये कोटि होता था। इसी तरीके से हम लोग किसी भी सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हैं, एक्स वाई, यानी कि हमने z को, इस z पॉइंट को हमने एक्स वाई लिख दिया, है ना, आपके पास में। ठीक है ना। तो अगर हमने इसको क्रमित युग्म के रूप में लिख दिया तो ये एक निर्देशांक के तरीके से दिखने लगा मुझे। तो ये भी बड़ा सिंपल तरीका है कि मैं इसको ग्राफ पे, यानी कि कार्तीय तल पर भी इसको मैं दिखा सकता हूं। कहां दिखा सकता हूं इसको मैं? कार्तीय तल हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था? कार्तीय तल, अंग्रेजी में कार्टेशियन प्लेन कहते थे। कार्तीय तल में क्या होता था? मेरे पास कार्तीय तल में दो अक्ष होती थी, है ना, आपके पास में दो अक्ष होती थी, जिसमें एक अक्ष जो क्षैतिज अक्ष होती थी, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, सीधी है, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना। ये कार्तीय तल है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज कर लो मैंने एक z लिया और उसको मैं 3 + के 2i मैंने लिखा,
ये कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक कर्मित युग्म बनाऊंगा तो 3,2 बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने एक्स आई वाई था तो हमने इसको एक्स वाई लिख दिया, तो हम इस z को 3,2 लिख सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम लोग इस 3,2 को इस कार्तीय तल में दिखा सकते हैं अगर ये मूल बिंदु है तो। यानी कहने के मतलब क्या है, 3,2 को दिखाने का मतलब क्या है कि x 3 है y 2 है, तो आपको पता ही है कि 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे आप चलेंगे तो x पे तो 3 और y पे 2 है ना। कहने के बाद यहाँ पे कहीं को हमारा 3,2 होगा, यानी कि ये z जो है ये सम्मिश्र संख्या यही यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। बात मेरी समझ रहे हो। अगर ये डिस्टेंस हम लोग क्या कहते हैं, ये 3 है और ये वाली डिस्टेंस हम क्या कहते हैं 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग 3,2 दे सकते हैं। मतलब कहने की बात ये रही, कहने की बात मेरी ये है, जैसे हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर किसी बिंदु को प्लॉट करते थे कार्तीय तल में, इसी तरीके से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को भी एक ऐसे ही तल में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन वहां पर फर्क क्या आ जाएगा, यहां पर फर्क क्या आ जाएगा, हम लोग जब एक सम्मिश्र संख्या को ऐसे लिख रहे हैं फिर हम इसको कार्तीय तल नहीं कहेंगे, फिर इसको हम कार्तीय तल की जगह कहेंगे आर्गन तल। क्या कहेंगे आपके पास में, आर्गन तल, ठीक है ना। क्या कहेंगे, आर्गन तल, ठीक है ना। इसका स्पेशल नाम है आर्गन तल। और अब इस x अक्ष को x अक्ष नहीं कहेंगे। x एक्स इज व्हाट, x एक्स इज व्हाट, जहां पर हम लोग इस 3 यानी कि x क्या है, x इसका रियल पार्ट है, जहां पर हम रियल पार्ट को दिखाएंगे, जहां पर हम वास्तविक भाग को दिखाएंगे। देखो z के वास्तविक भाग को कहां दिखाया जा रहा है, इस z के, आप फोकस पूरे इस एग्जांपल पे करो, इस z के रियल पार्ट को, इस z के वास्तविक भाग को कहां दिखाया जा रहा है, इस 3 को कहां दिखाया जा रहा है, x अक्ष पे दिखाया जा रहा है। तो हम इसको x अक्ष ना कह करके अब इसको हम वास्तविक अक्ष कहेंगे, रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष, और अंग्रेजी में कहें तो रियल एक्सिस, ठीक है ना, रियल एक्सिस कहेंगे हम आप इसके पास। आप ध्यान दें, इस 2 को हम कहां दिखा रहे हैं, इस 2 को हम लोग यूं दिखा रहे हैं, यानी कि किस पे दिखा रहे हैं, y अक्ष पे दिखा रहे हैं, डिस्टेंस 2। तो हम इस y अक्ष ना कह करके आर्गन तल में इसका नाम बदल दिया जाएगा और उस नाम को, इसको कह देंगे हम काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक अक्ष। अंग्रेजी में इसको कहा जा सकता है इमेजिनरी, ठीक है ना, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना, आपके पास में इमेजिनरी एक्सिस। तो 2-3 बातें हमने क्लियर कर दी आपके सामने कि हमने एक बात कही, अभी हमने एक बात कही, अब मैं दोबारा से चीजें समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। आपके पास में ये थोड़ा सीधा नहीं बना था इसलिए कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं हुआ काम, ठीक है ना, मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सीधा सा नहीं लग रहा था, बात सिर्फ इतनी थी। तो ये तो हमारा हो गया काल्पनिक अक्ष और ये हो गया हमारा क्षैतिज अक्ष यानी कि वास्तविक अक्ष। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी सम्मिश्र संख्या को इस तल में रिप्रेजेंट करेंगे, किस तल में, आर्गन तल में करेंगे। और हमने ये बता दिया कि ये वास्तविक तल है, वास्तविक अक्ष है, और ये हमारा काल्पनिक अक्ष है। अब देखेंगे, अब चीजें थोड़ी सी व्यापक होंगी, थोड़ी अच्छी चीजें समझेंगे। अब एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, ऐसे तो हम लोग चाहें तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं मेरे पास में, सपोज अभी बाद में करूंगा, पहले मैं चीजें यही समझा दूं आपको, ठीक है, इसी से। तो अब अगर मैं इस x z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को उस पर दिखाएं तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हमारे पास ये वाली डिस्टेंस अगर हम इसको x मान लें और इस वाली डिस्टेंस को हम लोग y मान लें, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा मेरे को वो z होगा, और यानी कि x, y। तो ये सम्मिश्र संख्या हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, फिर जैसा भी बताया था मैंने। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, तो ये जो O से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या चीज बनेगी, फिर ये क्या चीज बनेगी। आप इस डिस्टेंस को, इस वाली दूरी को कैसे निकालोगे, निकालने के कई तरीके हैं। चाहो तो इसके जीरो के दिशा 0,0 होता है, आपने क्लास 10th में एक दूरी वाला सूत्र पढ़ा था, उससे निकाल लो। या फिर आपको पता है चूंकि ये तो 90 डिग्री का कोण है और ये आधार है, ये लंब है, तो हम लोग अगर कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको हम √(x² + y² कह सकते हैं। कह नहीं सकते क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, हमने एक बात पढ़ी थी कि z इज इक्वल टू अगर a प्लस के आई बी हो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज व्हाट, z का मापांक। जब इस फॉर्म में बात कर रहे थे, मतलब इस फॉर्मूले का मतलब क्या था कि z का जो मापांक होता था वो होता था रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो हम आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज व्हाट, ये भी तो z का मापांक ही है, मॉडुलस ऑफ z है जो हमने पढ़ाया है आपकी पहली एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो यानी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास को कह सकते हैं ये z का मॉडुलस है, z का मॉडुलस है। और मॉडुलस ऑफ z का सही मतलब क्या है, मतलब क्या है, मूल बिंदु से ठीक है ना, मूल बिंदु से, ठीक है ना, दूरी, मूल बिंदु से दूरी। मॉडुलस ऑफ z यानी कि z के मापांक का मतलब क्या है, z की, किसकी, z की, z इज व्हाट, z है हमारी सम्मिश्र संख्या। z क्या है, ये एक सम्मिश्र संख्या है, ये चीजें सब पता है आपको, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या z की, सम्मिश्र संख्या z की मूल बिंदु से, ओरिजिन से दूरी को दिखाता है मापांक। ठीक है ना, क्या दिखाता है, मापांक किसका, z का। एक मिनट जरा भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मापांक को रिप्रेजेंट करती है। अब एक बात और सुनो ध्यान से, एक बात और सुनो ध्यान से। अब इस तरीके से जो बात हमने करी है, अगर हम लोग एक बात और करें, ठीक है ना, आपके पास में इसको ध्यान देंगे, ये कहलाएगा मापांक। क्या कहलाएगा, मापांक। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, अगर सपोज कर लो मुझे z बार लेना है, यानी कि z का संयुग्मी, क्या लेना है, संयुग्मी, और z का संयुग्मी होता है z बार, और z बार को लिखते हैं x प्लस आई वाई का संयुग्मी x माइनस के आई वाई बनेगा, है ना। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए इस आर्गंट तल के अंदर, तो कहां ये रिफ्लेक्ट करेगा, कहां ये दिखाई देगा, इसको हमें देखना है। तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर हम कर्मित युग्म बनाएंगे तो z बार को लिखा जा सकता है x कोमा, लेकिन i का भाई माइनस में तो माइनस y, तो x प्लस में है y माइनस में, तो x प्लस में तो ये इधर ही रहेगा, लेकिन y माइनस का मतलब नीचे की तरफ डायरेक्शन में, क्योंकि z जब हम इस काल्पनिक तल में नीचे की तरफ जाएंगे तो y नीचे की तरफ माइनस होता है, वो सबको पता ही है, आपको पता है, ऊपर की तरफ प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, इधर भी प्लस और इधर भी माइनस। ये चीजें तो आपको छोटी क्लास में ही पता थी, है ना। तो अगर मैं दिखाऊं, मेरे को दिखाना है x कोमा माइनस वाई, तो x तो यही है, तो y हम लोग क्या करेंगे, y डिस्टेंस नीचे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास में अगर ये y डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस हम लोग ये वाली y x पे डिस्टेंस ये वाली हम माइनस y ले लें, ठीक है ना, आपके पास में वैसे डिस्टेंस को माइनस में नहीं दिखाते, लेकिन ये माइनस इस चीज को बता रहा है कि हम लोग नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ तो है ही, चाहे तो y इसको खाली लिख लो। तो ये जो पॉइंट बनेगा दिस इज कॉल्ड x कोमा माइनस वाई, ठीक है ना, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x कोमा माइनस वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, z बार को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसा महसूस होगा कि ये इसका रिफ्लेक्शन यहां नीचे की तरफ पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देखो, एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं फिर इस डिस्टेंस को देखूं, ये कितनी बनेगी, पाइथागोरस लगा लो, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो कितना बनेगा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बन जाएगा, यानी कि जेड बार का मापांक भी यही रहेगा। तो बात पता ही थी आपको कि जेड बार का मापांक भी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, या फिर जेड बार इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसकी डिस्टेंस भी इतनी बनेगी, ये आ गई आपके पास में। तो मैंने मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेन पॉइंट इज व्हाट, मेन पॉइंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मेन पॉइंट यह है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम लोग आर्गंट तल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे को आप जरा फटाफट इसको नोट करके, ठीक है ना, मैं मुझे इजाजत दो कि मैं इसको रफ कर दूं ताकि मैं इसको और इस पर प्रकाश डाल सकूं। चलिए देखो, चलिए मैं एक दो आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, एक दो सम्मिश्र संख्याएं ले रहा हूं और उनको मैं आर्गंट तल में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होगा, देखो
सपोज कर लो हमारे पास में एक 3 प्लस के आई है, एक तो ये है, इस 3 प्लस के आई को मुझे कार्तीय तल में दिखाना है। यहाँ पे किसमें दिखाना? कार्तीय तल में नहीं, कार्तीय तल नहीं इस्तेमाल करेंगे हम वर्ड इसके लिए, आर्गन तल में दिखाना है। किसमें दिखाना है? आर्गन तल में। और आर्गन तल में आपको पता है इस वाले को हमने क्या बोला, इसको कहते हैं वास्तविक अक्ष। क्या कहते हैं? वास्तविक अक्ष। ठीक है बेटा। और मेरे भाई इस वाले को कहते हैं काल्पनिक अक्ष। क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष। काल्पनिक अक्ष कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, और ये रियल एक्सिस। ये आपका मूल बिंदु है। और सपोज कर लो मेरे को एक z दिया गया है, सपोज कर लो z1 मेरे को दिया गया है और 3 प्लस के i। तो अगर मैं z1 को कर्मित युग्म के तरीके से लिखूं तो 3 कोमा i का भाई कितना 1 है, तो 3 कोमा 1। इट मीन्स इस 3 कोमा 1 को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए मैं थोड़ा सा पैमाना बनाऊंगा, जैसे 1 and 2 3 देन 4 and 5 ऐसे चलता रहेगा। ऊपर की तरफ -1 and -2 -3 -4 अरे यार माइनस क्यों बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी मिस्टेक, 5 and 6 7 ऐसे चलता रहेगा। इधर की तरफ इधर आएगा माइनस, अब चिल्लाओ माइनस जितना चिल्लाना। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। नीचे की तरफ -1 and -2 and -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो मेरे को दिखाना है 3,1, तो x = 3 एंड y = 1। तो सिंपल सी बात है, सब बच्चे 11वीं के हैं, 12वीं में आने के लिए तैयार हैं, 10वीं पास करके आए हैं। तो आप सीधी बात है कि z1 आपका यहाँ होगा कहीं ना कहीं, और जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,1 3,1। ठीक है, ओके। अगर मुझे बाई चांस एक और दिया, मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 था, सपोज कर लो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, मेरे पास में केवल और केवल i आ गया, ठीक है, या फिर 4i आ गया, ठीक है ना। तो 4i को हम सबसे पहले a + ib की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, इसको हम z2 कह दो, है ना। तो z2 को लिखेंगे 0 + 4i, है ना, इसको रिप्रेजेंट करना हमें बेसिकली। तो z2 को जब हम कर्मित युग्म के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 0,4। तो 0,4 कहाँ होगा, x पे 0 और y पे 4, इट मीन्स यहाँ पर। तो ये जो है 0 and 4, इट मीन्स ये जो नंबर है ये z2 है और 0,4, ठीक है आपके पास। ठीक है बेटा। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 ले लें, सपोज कर लो हमने ले लिया -1 + के i, दिस इज कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z3 समिश्र संख्या, और z3 को अगर हम कर्मित युग्म के तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, -1,1, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू -1 है एंड y की वैल्यू i का भाई जो है, क्योंकि z = x + iy अगर लिखते हैं तो उसका कर्मित युग्म बनता है x, y, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग 1 तो -1,1 x = -1 मीन्स यहाँ पे, और y की वैल्यू 1, तो यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। दिस इज z3 विच इज कॉल्ड -1 and 1, ठीक है ना आपके पास। तो ऐसे ही अगर बाई चांस हमारे पास में एग्जाम्पल हम 4th लेके चलें और कोई एक, ठीक है ना, कोई एक केवल 3 ले लिया सपोज हमने, या 3 क्या मैंने 5 ले लिया, ठीक है ना। और तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को अगर ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4, तो 5 को अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा 5 + 0 × i, दैट इज z4 को लिख सकते हैं 5,0। तो जो z4 है वो कहाँ आएगा, आर्गन तल के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, x = 5 एंड y = 0, ये आ जाएगा। दिस इज z4 विच इज कॉल्ड 5,0, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, आपके पास में इजीली बड़े आसानी से आर्गन तल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, है ना। आर्गन तल पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्गन तल आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, आर्गन तल सिर्फ और सिर्फ कार्तीय तल का ही भाई है, ठीक है ना। कार्तीय तल को हम लोग निर्देशांकों को प्रदर्शित करने में इस्तेमाल में लाते थे, लेकिन आर्गन तल में हम लोग सम्मिश्र संख्याओं को किसी तल में रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग इसका जो दूसरा टॉपिक था, और वो जो कि बहुत जरूरी टॉपिक है, वो है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बहुत कायदे से आपको कराने के मूड में हूँ। चलिए भाई, अब ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझेंगे,
क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में इस संबंधित होते हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, है क्या। बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। कैसे, देखो सपोज कर लो आपके पास में, हमारे पास में कोई z इज इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई, ये हमारे पास में एक सम्मिश्र संख्या है ना, ठीक है ना। माना, ठीक है ना, ऐसे लिख लें इसको थोड़ा सा, माना z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक, ठीक है ना, एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना, आपके पास में सम्मिश्र संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर इस सम्मिश्र संख्या को मैं आर्गेंट प्लेन पे दिखाऊं, मैं आर्गेंट प्लेन पे जो अभी हमने समझाया है, तो उसको कैसे दिखाऊंगा मैं। यहां पे खेल तगड़ा होने वाला, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बैठेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को शांत करके, ठंडा पानी पी के, आराम से लंबी सांस लेके चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है और समझ में आ गई तो फिर आप कूदते फिरोगे, अपने आप को शाबाशी दोगे कि यार क्या गजब चीज़ सीखी है मैंने। आर्गन तल के अंदर क्या होता है, ये आर्गन तल है, हम बना रहे हैं आर्गन तल, ठीक है ना, आर्गन तल। और आर्गन तल में हमने कहा था कि ये वाली जो एक्सिस है ये वास्तविक अक्ष होगी, है ना, वास्तविक, ठीक है ना, अक्ष हो जाएगी। और ये जो ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस जो होती थी कार्तीय तल में, हम इसको कहते हैं काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष, ठीक है ना, आपके पास। अब अगर मैं इस सम्मिश्र संख्या को कर्मित युग्म के तरीके से लिखूं तो x, y इसको लिखूंगा, और इसको अगर मैं आर्गन तल में दिखाऊंगा तो अगर ये डिस्टेंस हमारी x आती है, ठीक है ना, और इस पे हम y, x पे y डिस्टेंस यहाँ लेते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी, ठीक है ना, आपके पास में ये डिस्टेंस हमारी y आती है, थोड़ी सी बड़ी ले लें क्योंकि मुझे और चीज़ें भी समझानी है। सपोज कर लो ये डिस्टेंस y आती है, ये वाली डिस्टेंस, तो आपको पता है कि ये वाला हमारा जो पॉइंट बनेगा ये रिप्रेजेंट करेगा, जो कि अभी बताया है मैंने, z को, x को, y को, है ना, आपके पास। तो अब मेन पॉइंट ये है कि ये चीज़ तो सर जी आपने पहले भी बता दी थी, कोई नई बात नहीं बताई है, कुछ बढ़िया बात बताओ। तो बढ़िया बात ये है कि ध्रुवीय रूप या फिर ध्रुवीय निरूपण क्या है उसको समझना। देखो एक बात सुनो मेरी, जब हमने क्लास 9 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे बात करी थी कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन देखने के लिए, किसी पॉइंट को जानने के लिए, जैसे ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट ही तो है, z एक पॉइंट है, यहाँ हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भुज और कोटि, है ना, x और y की जरूरत होती है। अगर आपको भुज कोटि पता है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक पता है, तो आसानी से उसको प्लॉट कर सकते हो। तो यानी कि यहां तक जाने का तरीका आपके पास में अब तक क्लास 10th तक ये तरीका था कि आप पहले यूं जाओगे फिर यूं जाओगे, तो यही तरीका था इस z तक पहुंचने का। ध्यान से सुनना, अब तक यही तरीका था कि आपको दो चीजें, अगर आपको इस एड्रेस पे जाना है तो आपको दो चीजें चाहिए, क्या क्या, x और y। पहले आप x एक्सिस पे डिस्टेंस चलोगे, फिर आप y एक्स पे चलोगे, तब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जहां पर आपको पहुंचना वहां पहुंच जाओगे। यही तरीका था ना, और तरीका तो था नहीं कोई। लेकिन अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, अब आपके पास में एक तरीका और है, एक तरीका और भी तो है। अगर मैं ना इस तरीके से घूम के जाऊं, मैं तो डायरेक्ट जाना चाह रहा हूं यहां, ठीक है नहीं, मैं तो डायरेक्ट जाना चाह रहा हूं। अगर मुझे कोई इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप सर जी मूल बिंदु सीधा पहुंच जाऊं वहां, और वो कैसे होगा, कोई मुझे कहे कि मूल बिंदु से r डिस्टेंस चलो, इधर मैं इसको r बोल दे, ये दूरी क्या बोल देता हूं मैं, r बोल देता हूं, ठीक है ना। मुझे कहा जाए कि इधर से आप r डिस्टेंस चलो ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे वहां। लेकिन कहोगे सर जी ऐसा तो कुछ आइडिया लगने का नहीं, r एक चीज और चाहिए आपको। अगर ये भी पता चल जाए ना कि वास्तविक अक्ष से कितना एंगल लेकर के, है ना, आपके पास में हमने कहा कि वास्तविक अक्ष से थीटा एंगल लेकर के r दूरी अगर चला जाए तो हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब, पहले हमारे पास में एक ही तरीका था z तक जाने का, पहले हम x वाले रास्ते पे जाते थे, फिर हम y वाले रास्ते पे जाते तब पहुंचते थे। लेकिन अब जो तरीका है, अब वो तरीका है, हमें कोई ये कहेगा, हमें ये कहेगा कि r कोमा थीटा का मतलब है कि हमें, थीटा का मतलब है कि x अक्ष से थीटा एंगल पर चलते हुए r दूरी चलनी है,
एक्स अक्ष से या एक्स अक्ष में इस आर्गन तल के लिए मैं एक्स अक्ष गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे कहना चाहिए वास्तविक अक्ष से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्गन तल। वास्तविक अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए अगर मैं आर दूरी चलूंगा तब भी मैं जेड पे पहुंच जाऊंगा। बस भाई यही होता है, यही होता है, यही होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या का पोलर रिप्रेजेंटेशन या फिर ध्रुवीय निरूपण। अगर हम लोग किसी भी सम्मिश्र संख्या को x इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये तो फॉर्म आपको पता ही है कौन सी फॉर्म है जो अब तक करके आए, ए प्लस आई बी वाली फॉर्म में। लेकिन अगर हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को r और थीटा की टर्म्स में लिख रहे हैं, ये r और थीटा क्या है, कैसे निकाले जाते हैं, इस संबंध में बहुत बातें भी करूंगा तो वो बताऊंगा। लेकिन अगर r और थीटा की टर्म्स में है, r और थीटा के पदों में, तो हम कहते हैं कि सम्मिश्र संख्या का निरूपण जो है वो ध्रुवीय रूप में हो रहा है। इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। ठीक है मेरे भाई। पोलर फॉर्म में हम लोग क्या ध्यान देते हैं, हम मूल बिंदु को मूल बिंदु ना कह करके पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव, मूल। और आपके पास में ये थीटा इस थीटा के बारे में अच्छी से जानकारी आपको होनी चाहिए और आर आपको निकालना चाहिए। आर तो अभी निकालना बता दूंगा आपको मैं। आर इज वॉट? आर क्या है? आर तो सीधी बात है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। चेक कर लो ना, अभी तो किया था। आर क्या है? आर का मतलब है जेड का मापांक है आर। आर तो आसानी से निकल जाएगा। कोई भी सम्मिश्र संख्या आपको अगर दी गई है, सपोज कर लो, एग्जाम्पल से बात कर लेता हूं। सपोज कर लो मेरे पास में 3, ठीक है ना, आपके पास में, मेरे पास में -1 प्लस के अंडर रूट 3i है। सपोज कर लो ये कोई सम्मिश्र संख्या है, z इज इक्वल टू, या 1 ही ले लो प्लस का ही, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को r निकालना है। r मीन्स आपके पास में मूल बिंदु से उस सम्मिश्र संख्या की दूरी निकालनी है हम लोगों को। तो r जो निकलेगा, r निकलेगा, सीधी बात है, तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, देन r इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 3, देन r इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 4 एंड r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 2, r इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो r निकालना इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस r को हम लोग क्या कहते हैं? r को क्या कहते हैं? अब समझते चलेंगे एक पॉइंट को ध्यान से। r को क्या कहते हैं? r इज वॉट, ठीक है। r क्या है? वो z का आपके पास में क्या कहते हैं? इसको z का मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? z का मापांक। z का मापांक, मापांक में पहले पढ़ा चुका हूं और अच्छे से, यानी कि r इज वॉट, z का मापांक है, यानी कि r की जो वैल्यू है वो आपके पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है। तो पूरी जानकारी मिल गई आपको r क्या है। r के बारे में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन थीटा क्या है? हाँ, एक चीज आ गई। अब हम बात करते हैं व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है? थीटा जो है इसको कहते हैं हम z का कोणांक। क्या कहते हैं? कोणांक। ध्यान से सुने, शब्दावली को ध्यान दें। z का कोणांक, कोणांक को अंग्रेजी में कहते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है ना। आपके पास में कुछ जगह इसको हम लोग आयाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। कुछ बुक राइटर्स इसको आयाम भी लिखते हैं, एम्पलीट्यूड, अंग्रेजी में इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो थीटा को ध्यान रखें, थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है? थीटा कोणांक है। और कोणांक हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक हम कैसे निकालते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा। तभी हम लोग तभी r कोमा थीटा की फॉर्म में हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को देंगे, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब ध्यान दें, हम लोग इस z को कैसे r और थीटा की टर्म्स में देंगे उसको थोड़ा समझ लें। अब मेरे भाई सुनो, अगर ये थीटा है, क्लास 11th में आगे इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुम सीख ही गए होंगे। ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। हम इसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते, क्योंकि हम तो अब r और थीटा में काम कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता ये क्या है, ठीक है ना। आपके पास ये तो हमें z है। तो अब ध्यान दो, इसको भी हटाओ। इससे पहले नोट कर लेना एक बार, मतलब जो मैंने अभी लिखा था वो वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे ले जाकर के जो चित्र भी बनाया था उसको आप बना लेना। ये r है, मेरे को ये चाहिए, ये थीटा है, तो आपको वियोजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वियोजन। इस r का वियोजन, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी कर सकते हो। ये आधार है, ये कर्ण है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये आ जाएगा आपके पास में r cos थीटा, ठीक है ना।
ये आपके आर कोस कैसे आ जाएगा, मैं बताऊँ आपको कैसे आ जाएगा। अगर इसको सपोज कर लो आप एक्स ही कह लो, इसको क्या कह लो, एक्स ही कह लो। तो अगर मैं कहूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो जब आर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आर कॉस थीटा इज व्हाट, एक्स। तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यानी कहने की बात ये है कि ये जो नीचे वाली चीज़ है वो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये एक्स ही तो थी, आर कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम साइन इधर देखें, ये वाई है, तो हम लोग देखें अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लें तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा, है ना। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है ना आपके पास में। तो कहने की बात ये है, कहने की बात बेटा ये है कि हमारे पास में x को हमने आर और थीटा के पद में लिख दिया और y को भी हमने आर और थीटा के पद में लिख दिया। तब हमारी ठीक है ना z का जो ध्रुवीय निरूपण होगा, ध्रुवीय रूप कह लो आप, वो कैसा होगा। हमने z इज इक्वल टू पढ़ा है कि x प्लस के आई वाई होता है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं हमें इसको r और थीटा के पदों में देना है। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है वहां पे, r cos थीटा, और प्लस के i तो है ही आई आर साइन थीटा, ठीक है ना। अगर मैं ये r यहां से भी और यहां से भी कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अब ये जो आपके सामने लिखा है मेरे भाई, यही है इस z का, इस सम्मिश्र संख्या का, ये a प्लस आई बी रूप है, ये ध्रुवीय रूप है। ये क्या है, ये z का ध्रुवीय रूप है। ध्रुवीय रूप का मतलब r और थीटा के पदों में रिप्रेजेंटेशन, r और थीटा के पदों में, इसके अंदर कहीं भी x और y का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि हमने x को भी और y को भी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से r और थीटा के पदों में निकाल लिया है। बेटे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, एग्जांपल्स करेंगे, तब बहुत मजा आने वाला है इस चीज को लेकर के, अभी आप इतना समझें। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है, हमें एक नंबर दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा, एक संख्या दे दी जाएगी। जैसे हमें कह दिया एग्जांपल के तौर पे, हमें z इज इक्वल टू दे दिया जाएगा 1 प्लस आई अंडर रूट 3 को, इसको ध्रुवीय रूप में लिखो, किस में लिखो, ध्रुवीय रूप में लिखो। तो हम लोग कैसे ध्रुवीय रूप में लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, मतलब पहले हम लोग r निकालेंगे, ठीक है ना। r कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देन हम लोग इस थीटा को निकालेंगे, और थीटा कैसे निकालेंगे वो तरीका अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, और उसका एक तरीका है, एक मेथड है निकालने का, ठीक है। तो अभी फटाफट वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे इन चीजों को सबको करते हैं। एक मिनट, एक बात और इसमें थोड़ी सी नोट करने वाली है कि जो हम लोग इस आयाम की बात कर रहे हैं ना, मतलब कोणांक की बात कर रहे हैं, इस कोणांक को हम लोग अगर केवल कोणांक की बात कर रहे हैं तो याद रखना है, हम इसको हमेशा मुख्य कोणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है, थीटा जो है यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को, थीटा जो है वो थीटा है हमारे पास में, इसको हम लोग कोणांक लिखा है, लेकिन ये होता है मुख्य कोणांक। क्या होता है, ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर केवल कहीं पे कोणांक लिखा है, इसका मतलब बात मुख्य कोणांक की ही हो रही है। तो मुख्य कोणांक का मतलब क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू हमेशा पाई से तो छोटी रहे और या बराबर रहे, और माइनस पाई से हमेशा बड़ी रहे, तो इस रेंज में अगर थीटा की वैल्यू हम लेते हैं तो इस रेंज में, यानी कि पाई से छोटी या बराबर और माइनस पाई से बड़ी, ठीक है ना। अब आपको ये माइनस पाई ट्रिग्नोमेट्री में पड़ गया है, मैं सब बताऊंगा अभी जब क्वेश्चंस करूंगा कि कैसे इसको देखते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखें कि मुख्य कोणांक अगर थीटा का वैल्यू हमारा इस रेंज में आता है तो फिर हम कोणांक को मुख्य कोणांक कहा जाता है, प्रिंसिपल, है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, है ना, आपके पास मुख्य कोणांक, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल आपके पास में है और उसी से चीजें बातचीत करेंगे, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के इसको खत्म करो। चलो देखो, एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 7 इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है, इन योर एनसीईआरटी बुक। और वो कह रहा है कि मेरे पास में उदाहरण नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके पास में कि सम्मिश्र संख्या
सम्मिश्र संख्या, ठीक है, आपके पास में कौन सी, z इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है ना, I√3 को ध्रुवीय रूप, है ना, ध्रुवीय रूप में निरूपित करो, रिप्रेजेंट करो, है ना, निरूपित करो। तो ये क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमें जो z दिया है वो a+ib की फॉर्म में है, लेकिन हमें r और थीटा की टर्म्स में लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हल कर रहा हूं मैं, सीधी बात है कि z जो होता है, बेसिकली z जो है वो हमारा 1 प्लस के I√3 है। और अगर मैं इसकी तुलना z इज इक्वल टू x+iy से मैं, है ना, आपके पास में इसकी तुलना कर लूँगा, क्या कर लूँगा, तुलना करूँ, ठीक है ना, आपके पास में क्या कर लूँ, तुलना। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे x की वैल्यू 1 मिल जाएगी एंड y की वैल्यू √3 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसका जो ध्रुवीय रूप होगा, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि z का ध्रुवीय रूप होगा r cos थीटा प्लस के I sin थीटा, यही तो होगा ध्रुवीय रूप। लेकिन जहां पर r इज वॉट, r हमारे पास में z का मापांक होता है, ये तो मापांक है, ठीक है ना। लेकिन थीटा क्या है, थीटा हमारे पास में z का मुख्य कोणांक है। और ये हमने r को निकालने का तरीका तो बता दिया था कि इसको √x² + y² से निकाल लेंगे, लेकिन थीटा के बारे में ऐसी कोई बात अभी नहीं हुई है। इसका एक एल्गोरिथम है, इसका एक तरीका है निकालने का, क्योंकि वो तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, तो सबसे पहले बेटे एक काम कर लेते हैं, पहले r निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, r, क्योंकि पोलर फॉर्म तो यही होगी ना, ठीक है ना। तो r जब हम निकालेंगे, ठीक है ना, आपके पास में r जब हम निकालेंगे तो r कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, r जो निकालेंगे, r निकलेगा आपके पास में z का मापांक, दैट इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, है ना, या फिर r इज इक्वल टू आ जाएगा √1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √1 + 3 दैट इज √4, या फिर r की वैल्यू फाइनली आ गई 2। तो r में तो कोई समस्या नहीं है, r तो 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा आराम से, ऐसे ही निकलेगा r तो, ठीक है। लेकिन आपको अगर निकालना है कोणांक, ठीक है ना, तो मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी। मैं इस कार्तीय तल को रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को लिखना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। अगर मैं आपको बहुत डीपली इसको थीटा निकालने का तरीका बताऊं, ठीक है ना, तो भाई आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक तरीका याद रखें, सबसे पहले ध्यान रखें, थीटा ज्ञात करने के लिए, है ना, ज्ञात करने के लिए ये कुछ स्टेप है, ध्यान रखेंगे। स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप वन में आपको अल्फा निकालना है। अब कहोगे सर अल्फा क्या है, अल्फा बताता हूं अभी। अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, आपके पास में y/x, ठीक है। आप कहोगे सर नई नई चीज आ रही है, अभी सब समझा के जाऊंगा, टेंशन ना लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अल्फा है tan इनवर्स ऑफ y/x, अभी सिर्फ डायरेक्ट याद रखेंगे चीजों को। tan इनवर्स का मतलब क्या है कि tan की घात -1, जैसे tan होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में √3 है तो अगर मैं थीटा का मान निकालूं, इस tan को जब इधर लेके जाता हूं तो ये tan इधर जाएगा -1 इसको पढ़ा जाता है tan इनवर्स √3, है ना, आपके पास में इस तरीके से। यानी कि आप ध्यान रखें कि tan इनवर्स का मतलब है माइनस पावर। इसका आंसर कैसे निकालता है भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग अल्फा निकालोगे, tan इनवर्स मोड ऑफ y/x, y कहां से आएगा, क्वेश्चन से आएगा, x कहां से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। यहां से जब आप अल्फा निकाल लोगे उसके बाद आप चेक करोगे, ठीक है नहीं, z का चतुर्थांश, क्योंकि ये जो z है हमारा, ये जो z है, ये यहां से देखने से पता चल जाएगा x और y की वैल्यू, क्योंकि x, y होगी और हमारे पास ये 1, √3 हो जाएगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू प्लस में, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर बाई चांस ये माइनस में होती सेकंड वैल्यू, तो ये कहाँ होता है, x प्लस में y माइनस में, मतलब फोर्थ में चला जाता है ना। या फिर अगर हमारे पास x माइनस में हो जाए, ठीक है ना, और y प्लस में, तो ये सेकंड में चला जाएगा। और अगर दोनों ही माइनस में हो जाए तो ये थर्ड में चला जाएगा। और
अगर 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 हमारे पास में x प्लस में रहे y माइनस में, तो ये फोर्थ में चला जाएगा। तो आप यहां से इसको देखने मात्र से ही आप बता सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, वो कौन से चतुर्थांश में बनेगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी या इसमें आएगी। और वो देखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो यहां से देख लोगे। जब आप z का चतुर्थांश देख लोगे तब आप एक टेबल पे जाओगे, तब जो थीटा होगा, ठीक है ना, थीटा होगा, उसके लिए याद रखें, एक टेबल सी बना देता हूं मैं, इसमें ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि हमारे पास में यहाँ मैं चतुर्थांश लिख देता हूँ, ठीक है ना, आपके पास में कि अगर फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है ना, तो थीटा क्या निकलेगा हमारा, तो थीटा निकलेगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना, पाई माइनस अल्फा। और अगर सेकंड चतुर्थांश, नहीं सॉरी, अगर फर्स्ट में है तो केवल अल्फा आ जाएगा। अभी याद रखेंगे, सिर्फ सेकंड में है तो थीटा की वैल्यू निकलेगी, पाई में से अल्फा आप घटा दोगे, ठीक है। अगर थर्ड में है, ठीक है नहीं, तो आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे माइनस पाई प्लस अल्फा करके, ये याद रखने वाली बातें हैं। और फोर्थ में कहोगे अगर होगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा। आप कहोगे सर जी आज तक आपने ऐसा नहीं करा कि आप रट्टा मरवाएं किसी चीज़ का, लेकिन आज आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें रट्टा मारना नहीं। लेटर ऑन मैं जब वीडियो इन चीज़ को निकालना आपको सिखा दूंगा तो मैं ये बताऊंगा ऐसा क्यों है, कारण मैं बता के जाऊंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कारण मैं आपको बता के जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तो सिर्फ इस प्रोसीजर पे ध्यान देते हुए, है ना, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम लोगों को z का ध्रुवीय रूप ये होता है, हमने मापांक निकाल लिया है, वो 2 आया है, कितना आया है, वो 2 आया है, लेकिन हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए सबसे पहले आप अल्फा निकालो। अब स्टेप नंबर 1, अल्फा निकालो। अल्फा होगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ठीक है ना, y अपॉन x, ठीक है नहीं, y अपॉन x। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कितना है मेरे पास में, √2 √3 अपॉन 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √3। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है ये tan इनवर्स क्या कहता है। वो ये कहता है कि tan में, जो टेबल आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, tan में √3 किसका मान है, 60 का मान है। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, 60 को लिखते हैं π/3, चेक कर लो चाहे। tan के अंदर √3 किसका मान है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अल्फा का मान आपने निकाल लिया है ना, अल्फा का मान निकाल लिया। उसके बाद मैंने कहा है इन स्टेप सेकंड हम लोग चेक करेंगे चतुर्थांश, चूंकि z, ठीक है नहीं, अब देखो दोनों प्लस प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश में है, चूंकि z प्रथम चतुर्थांश में ठीक है ना स्थित है, आप चाहे बना के देख लो, स्थित है भाई। x और y की वैल्यू प्लस में है ना, तो प्रथम में होगी, तब इसीलिए ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी, यानी कि थीटा जो है वो अल्फा का जो मान निकला वही आ जाएगा, ठीक है नहीं। अतः z का ध्रुवीय रूप जो होगा, ध्रुवीय रूप कैसे लिखा जाएगा बताओ। अब वो लिखा जाएगा z इज इक्वल टू दिस r इज व्हाट 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली π/3 प्लस i साइन π/3। अभी आपको बहुत चीजें क्लियर नहीं, अभी आपको सवाल करना आ गया होगा कैसे करना है सवाल, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे सवाल दिमाग में होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे, क्या टेबल बनाई, क्या ड्रामा है। अभी इसको क्लियर करते हुए मैं आगे चलूंगा। पहले एक काम कर रहा हूं मैं, इसी के जैसा जो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ताकि आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 8। पहले एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंजेस कर करके इसी में सिखाता हूं तुम्हें थोड़ी सी बातें। देखो अब इसको उदाहरण में ना कह कर कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूं मैं जनरली अपनी तरफ से। तो मैंने कहा कि सम्मिश्र संख्या z, मैं इस बार इसको माइनस कर दे रहा हूं, यहाँ -1 को ध्रुवीय रूप में दो, तो सीधी बात है ये -1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन अब ये बन गया मेरा, -1 प्लस पहले क्या था 1 प्लस आई एन रूट 3 था ना, तो मैंने चेंज करा ताकि आपको नीचे वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, नीचे जो चतुर्थांश के अंदर ये भी समझ में आपको आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, -1 ले लिया इस बार। -1 का मतलब हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में चले जाएंगे, यानी कि ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये √3 है, तो ये हम द्वितीय की बात करेंगे। तो आर तो ऐसे निकलेगा, आर क्या निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा आपके पास में, यहाँ से हम लोग दोबारा से करेंगे काम फिर देखो ध्यान से। तो हम आर को क्या लिखेंगे, आर क्या निकलेगा, जेड का मापांक होगा, दैट इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर, दैट इज √3 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सीधी बात है 2 ही आएगा, तो आर का मान तो 2 ही आएगा, चाहे कैलकुलेट करके देख लेना। लेकिन इन केस ऑफ थीटा जब हम निकालेंगे तो थीटा के लिए, है ना, थीटा के लिए जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज व्हाट, अल्फा है tan इनवर्स आपके पास में मोड ऑफ y अपॉन x, मोड ऑफ y अपॉन x। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है ना, y इज व्हाट, y का मान है √3 अपॉन -1। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से देखना, क्योंकि मोड लगा है, मोड क्या करता है, माइनस को भी प्लस कर देता, तो √3 ही रहेगा खाली, है ना। जब ये मोड हटेगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो फिर आप यही कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू π/3 ही आ जाएगी अकॉर्डिंग टू आपके पास में, अकॉर्डिंग टू टेबल, क्योंकि tan के अंदर √3 π/3 का ही मान होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे चतुर्थांश में क्या करेंगे, हमारे पास में z किसके अंदर है, आप देखो, जब x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब सेकंड के अंदर है, किसके अंदर है, सेकंड के अंदर, सेकंड चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में स्थित है ना, स्थित है। तो फिर अगर सेकंड में है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज व्हाट, थीटा जाएगा पाई माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास में π/3 आ जाएगी, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो /1 मान के, तो 3 एलसीएम, तो 2 π/3 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 π/3। तो इसका मतलब जो z का ध्रुवीय रूप बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस r इज 2 एंड cos थीटा की वैल्यू 2 π/3 प्लस i sin 2 π/3। मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दे के जाऊंगा, वीडियो के अंत तक रहना कि अल्फा क्या है और ये थीटा क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ड्रामेबाजी है ये। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना, डिफरेंट आंसर आ गया। अब एक काम करते हैं, ये तो सेकंड की बात थी, अब थर्ड में चलते हैं। देखो, अगर बाई चांस थर्ड का मतलब ये है कि अगर हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे भी माइनस ले लें अब, ठीक है ना। तो जब ये माइनस आएगा तो ये वाली माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस, तो इसको कैलकुलेट करके तो 2 ही आना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब थीटा के लिए काम करेंगे तो ये y/x तो है ही है, लेकिन ये भी माइनस में, माइनस से माइनस खत्म, तो √3 आ जाएगा, ये π/3 ही आएगा। लेकिन चेंजेस जो आएंगे वो यहाँ आएंगे जब z दोनों माइनस में है, इसका मतलब x भी माइनस में और y भी माइनस में, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड की। और थर्ड के अंदर हम लोग थीटा को -π प्लस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो -π प्लस अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, -π प्लस अल्फा मतलब -π प्लस π/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2 π/3। तो आंसर में आप यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे और यहाँ पे भी माइनस लगा दोगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब और बढ़िया से करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर ये तो प्लस में ही हो और ये माइनस में आ जाए, यानी कि हम लोग x को प्लस में ले रहे हैं, y को माइनस, तब ये समिश्र संख्या कहाँ होगी, फोर्थ में होगी। तो फोर्थ में क्या होगा, इट मीन्स ये तो प्लस में ही लेके चलते हैं, ठीक है ना, बट इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं, तो इसको माइनस में लेंगे तो यहाँ ये तो प्लस ही रहेगा, माइनस, तो ये तो 2 ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ y/x तो माइनस, ये तो माइनस रहेगा, ये कट जाएगा। चूंकि मापांक है तो मापांक इस माइनस की भी कोई औकात नहीं जो कुछ गड़बड़ कर दे, तो माइनस का हो गया प्लस √3, तो ये π/3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे चतुर्थांश बदल जाएगा, क्योंकि दोनों x और y की जो प्रवृत्ति है x प्लस में y माइनस में, तो ये फोर्थ में ही हो सकता है ऐसा। तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो हमारा जो थीटा होगा दैट इज -α होगा, और वो होगा -α,
थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, मतलब थीटा की वैल्यू जो है माइनस के π/3 आ जाएगी। तो हमारे पास में माइनस के π/3 जब आंसर में लिखेंगे यहाँ, तो r तो 2 है, कोस माइनस π/3 और माइनस का π/3, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना, थोड़ा सही सा लिख दे, ऐसे करके ब्रैकेट बड़ा सा, है ना, थोड़ा सुंदर सा बना ले तो ओके, तो तब ये बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको थीटा निकालने के लिए मुख्य कोणांक निकालने हैं। थीटा इज व्हाट, थीटा क्या है, थीटा क्या मैंने बताया है, ये मुख्य कोणांक है, मुख्य कोणांक है। वो मुख्य कोणांक याद करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टेप मैंने बनाए हैं ताकि क्वेश्चंस का एक पैटर्न समझ में आए, नहीं तो आप घूम जाओगे इनके अंदर। तो अब एक एग्जाम्पल 8 है, उसको करने के बाद में फिर ये सारे राज जो ये अल्फा थीटा है ये सब बताता हुआ चलूंगा, देन वीडियो एंड, फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का। तो अब मैं इधर वाला हिस्सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 पे अगर हम बढ़ें, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, आप लोग किताबों में देखें बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़ें, बहुत ही कायदे वाला टॉपिक है ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 8 इज व्हाट, उदाहरण नंबर 8 आपके एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। और वो है कि माइनस के 16, z इज इक्वल टू मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, z इज इक्वल टू मैं कह रहा हूँ z इज इक्वल टू मैं कह रहा हूँ कि माइनस के 16 बटे 1 प्लस के i√3 को हमें ध्रुवीय रूप में देना। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ध्रुवीय रूप में देने के लिए, ठीक है, ध्रुवीय रूप में देने के लिए सबसे पहले z इज इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमें x भी पता रहे और y भी पता रहे। x और y पता होंगे तो हम r निकाल लेंगे, r निकलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और फिर थीटा निकालने का प्रोसीजर ये है ही, थीटा निकालने के लिए काम होगा। तो लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर ये आ रही है कि ये ही सही फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको मैं सही फॉर्म में बना रहा, और सही फॉर्म में बनाने के लिए मैं इसको z इज इक्वल टू, ठीक है ना, z इज इक्वल टू यहाँ से करूँगा, z इज इक्वल टू, ठीक है ना, -16/1 प्लस के i√3 को मैं a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूँगा, कॉन्जुगेट से 1 माइनस i√3 से ऊपर और 1 माइनस i√3 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा बेटा, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा माइनस के 16 इंटू 1 माइनस के i√3 बटे आ जाएगा वही बात कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -16 और 1 माइनस i√3, ठीक है ना, बटे 1 माइनस, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू, अभी आई स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 हो जाएगी, तो आ जाएगा आपके प्लस का 3, समझे नहीं आप, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है आपके पास। फाइनली इसको जब हम z को लिखेंगे, और z को लिखेंगे, गर्मी बढ़िया है, पसीने का है, सब हिसाब किताब भाई, कोई बात नहीं, मेहनत है, हम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका पता नहीं। चलिए ठीक है, तो z जो है आपके पास में आ जाएगा माइनस के 16 बटे 1 माइनस i√3 अपॉन, यह जाएगा 4, और ये कटेगा 4 बार, ठीक है ना। तो यानी कि z जो शुद्ध सही तरीके से आ जाएगा, हो जाएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो -1 प्लस के i√3, नहीं 4 भी तो है, 4 यहाँ भी आ जाएगा, यानी कि माइनस का 4 और प्लस के i4√3i, है ना, ऐसा आ जाएगा। अब हमारा सही बना ये z, ठीक है, अब हमारा ये z सही बना है, कायदे से जो बनना चाहिए था वो बन गया, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। पोलर फॉर्म होती है कि z इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और हमारे पास r निकालने का तरीका ये है एंड थीटा निकालने का तरीका ये है। तो सबसे पहले मैं z इज इक्वल टू इसकी तुलना में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कर रहा हूँ, x प्लस आई वाई से, तो व्हाट x इज इक्वल टू मिल जाएगा -4, तथा जो y की वैल्यू है वो मिल जाएगी 4√3, ठीक है ना, मिल जाएगी ना। तब मैं अगर r निकालूंगा तो r इज व्हाट, r क्या निकलेगा, वो निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपके पास में 16 प्लस, ठीक है ना, 16 प्लस 16 थी 48,
ठीक है, और ये जाएगा आपके पास में 64 यानी कि 8। तो आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8। मेरे करने का तरीका और एनसीईआरटी में क्वेश्चन करने का तरीका में जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखना। उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया उसका कंफ्यूजन बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने अलग तरीके से क्वेश्चन आपको कराया है। अब r इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 8, r इज इक्वल टू आ गया 8। नाउ अब थीटा निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? थीटा। अब थीटा के लिए, किसके लिए? थीटा के लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे, ठीक है ना। अल्फा क्या है वो जब मैं अल्फा बता दूंगा ना आपको, अल्फा क्या है जब अभी मैं अल्फा बता दूंगा, तो यहां पे अल्फा बताना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अल्फा इज व्हाट, अल्फा क्या है उसको हमें बताना पड़ेगा, है ना आपके पास में। लेकिन अभी तो पता नहीं ना, तो हम लिख ही नहीं रहे। अल्फा क्या होगा? वो होगा tan इनवर्स ऑफ, है ना, y अपॉन एक्स, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज y। y हमारे पास में 4√3 अपॉन माइनस का 4, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स या जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, माइनस मोड की वजह से कोई इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, औकात ही नहीं इसकी कुछ बदल रही है, तो अंदर बचेगा केवल √3, है ना आपके पास में। और फिर वही बात, इनवर्स का मतलब होता क्या है? इनवर्स का मतलब है कि √3 tan के अंदर किस कोण का मान है, और सबको पता है वो π/3 का मान है। इतना करने के बाद में हमने अल्फा निकाल लिया। फिर हम z के चतुर्थांश को देखेंगे, z का चतुर्थांश चेक करते हैं, ठीक है ना आपके पास। तो वो कौन बताएगा? देखो x माइनस में y प्लस में, आपको पता है x माइनस में, ठीक है ना, और y प्लस का मतलब सेकंड में है, इसमें है सेकंड में, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि z, है ना, चूंकि z द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो जो थीटा बनेगा, तो जो कोणांक होगा, कोणांक मतलब थीटा आपके पास में, कौन सा कोणांक है? ये मुख्य कोणांक है, ध्यान देंगे क्या है? मुख्य कोणांक जो होगा थीटा, तो थीटा निकाला जाएगा द्वितीय में पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, एंड व्हाट इज अल्फा? पाई बाय थ्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो आपका थीटा भी निकल गया, और आपने ऊपर कहीं ना कहीं आर भी निकाल लिया था। तब हमारा आंसर जो जेड की पोलर फॉर्म बनेगी, ध्रुवीय रूप बनेगा, वो बनेगा ये, है ना। आर इज व्हाट? 8 cos थीटा, थीटा की मतलब 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, रट्टा मारने वाला काम तो हो गया समाप्त। इसका मतलब ये चीज आपको अगर आती है तो फिर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। अब सब चीजें मैं रफ करके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लियरिफाई दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। मैं इन सभी स्टेप्स को क्लियर करना चाहता हूं, मैं इनको आपको बताना चाहता हूं ये है क्या, क्योंकि ये ना रह जाए कि सर ने कुछ ऐसी चीज रट्टा मारने वाली चीजें बता दी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आई, ठीक है, नहीं तो इसको याद करके काम चला लेना। तो अब अल्फा क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है इसको देखते हैं, और ये टेबल कैसे बनी उसको देखते हैं। अल्फा क्या है और ये टेबल कैसे बनी उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अब देखो ध्यान से, अल्फा एक्स, अल्फा है क्या बेसिकली? अल्फा क्या है? अल्फा हमने लिखा है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x का मापांक। ठीक है ना आपके पास में। अगर चित्र में जाए तो मेरे भाई ये जो एंगल है एक्स अक्ष से बना न्यून कोण जो है यही अल्फा होता है। ये क्या होता है? अल्फा। और अल्फा पहले चतुर्थांश में थीटा के बराबर होता है, तो पहले चतुर्थांश में इसलिए यहां पे हम लोग थीटा लिखते हैं, तो थीटा और अल्फा पहले चतुर्थांश में बराबर होता है। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या है? अल्फा एक्स अक्ष से बना एक न्यून कोण है। कैसा कोण है? न्यून कोण है। एक्स अक्ष से बना एक न्यून कोण है। देखो इसको मैं अल्फा कह रहा हूं, ठीक है ना।
तो ये पहले चतुर्थांश में, तभी तो हम क्या कर रहे हैं पहले चतुर्थांश के अंदर कि हमारा जो कोणांक है वही तो वो अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि न्यून कोण यही लेना है। अब इससे पहले समझ ले थीटा क्या है। थीटा क्या है? एक्स अक्ष से बना थीटा क्या है? जेड का मुख्य कोणांक, जेड का मुख्य कोणांक, मुख्य, ठीक है ना, आपके पास मुख्य कोणांक है। लेकिन इस, ये तो चिल्लाता ही आ रहा हूं मैं, लेकिन इसको सही मायने में क्या कहेंगे? एक्स अक्ष से नहीं, एक्स अक्ष से नहीं, हम तो आर्गेंट प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक्स अक्ष ना कह के यहाँ क्या कहेंगे? वास्तविक अक्ष। क्या कहेंगे? वास्तविक अक्ष, क्योंकि हम लोग आर्गेंट प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अल्फा इज व्हाट? अल्फा क्या है? अल्फा वास्तविक अक्ष से बना, वास्तविक अक्ष। वास्तविक अक्ष को याद रखने के लिए चाहे आप एक्स अक्ष भी कह सकते हैं, है ना, दिमाग में ऐसी कोई बुरी बात नहीं, इसको ऐसा कहना। वास्तविक अक्ष से बना, से बना न्यून कोण, न्यून कोण है। कौन बना रहा है? ये जो आर डिस्टेंस वाली रेखा जो है ये बना रही है आपके पास में, न्यून कोण है, ठीक है ना, आपके पास में। एंड थीटा इज व्हाट? थीटा है वास्तविक अक्ष से बनी, वास्तविक अक्ष से बना कोण है केवल, वो न्यून कोण होना जरूरी नहीं है। न्यून कोण के लिए हमने सिर्फ इसकी बात करी है, ठीक है ना। अक्ष से बना कोण जिसकी लिमिट जो है वो क्या है? थीटा की, जो पाई से छोटा होता है बराबर या माइनस पाई से बड़ा होता है, इसकी लिमिट ये है, यानी कि ये मुख्य कोणांक है। अब समझो, ये दो बातें अगर आपको समझ में नहीं आई है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। अल्फा पहले चतुर्थांश में ये होता है तो सीधी बात है थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यही मुख्य कोणांक बन जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे चतुर्थांश की बात करें, ठीक है ना, सपोज कर लो हमारे पास इस बार आर ये आ गया, ठीक है ना, आर क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है, आपके पास, ठीक। तो अगर हम देखें कि इस बार हमारा थीटा क्या बनेगा, अल्फा क्या बनेगा, तो हमने कहा है कि अल्फा वास्तविक अक्ष से बना न्यून कोण है। तो न्यून कोण इनमें से कौन सा बन रहा? दो कोण बन रहे हमारे पास। अगर z यहाँ पे है, ये r है, तो एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इनमें से अल्फा कौन सा, थीटा कौन सा? अल्फा होगा न्यून कोण वाला। तो थीटा तो ये हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और थीटा कैसे निकलेगा? क्योंकि ये पूरा कोण कितने का होता है? कितने का होता है बताओ मुझे, कितने का होता है? पूरा कोण पाई का होता है, 180 का होता है ना, 0 ये पाई होता है। तो जब मैं इस पूरे कोण में से इस अल्फा को घटा लूंगा, पाई में से अल्फा को घटा लूंगा, तो मेरा थीटा निकल आएगा। देख लो, चेक कर लो भाई, यही तो होगा ना आपके पास में, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है भाई? थीटा क्या है? वास्तविक अक्ष से बना कोण है, वास्तविक अक्ष से बना कोण है। और वास्तविक अक्ष के कौन से भाग से बना कोण है? धन वाले से, प्लस वाले भाग से बना, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख सकते हैं। वास्तविक अक्ष के धन भाग, धन मतलब पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव इंग्लिश में याद रखो, पॉजिटिव भाग से बना कोण है। क्योंकि एक कोण तो ये भी बन रहा ना, तो ये थोड़ा ही थीटा हो जाएगा। हमें वो लेना जो इस पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा, इस पॉजिटिव से बन रहा, ये वाला, ठीक है। तो आई थिंक आपको पहले चतुर्थांश में अगर है तो अल्फा थीटा बराबर क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर पाई माइनस अल्फा क्यों हुआ ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड में। थर्ड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में सपोज कर लो कि इस बार यहाँ पे है कोई जेड, ये आर बनेगा, तो अल्फा क्या बनेगा? अल्फा क्या बनेगा फिर? अल्फा ये तो बनेगा नहीं। एक कोण तो एक्स अक्ष से कौन से कोण बन रहे हैं? एक्स अक्ष से कौन से कोण बन रहे हैं? ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इतना। लेकिन हम लोगों ने कहा है अल्फा इज व्हाट? अल्फा होता है वास्तविक अक्ष से बना न्यून कोण। तो ये वास्तविक अक्ष है और इससे बना न्यून कोण ये है अल्फा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो थीटा चाहिए। और थीटा क्या है? वास्तविक अक्ष की पॉजिटिव भाग से बना कोण। तो पॉजिटिव भाग तो ये है, इससे और इससे बना कोण, इनके बीच का कोण तो ये आएगा ऐसे करके। अब इस कोण को हम लोग ऐसे तो देख नहीं सकते, ऐसे देखेंगे तो हमारा जो है ये वाला जो रेंज है वो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इस तरफ से इस कोण को देखेंगे क्लॉकवाइज, धनात्मक दिशा से,
तो यहाँ तक पाई होता है, और पाई से क्या हो जाएगा, कोण बड़ा हो जाएगा। देख लो आप, जैसे ही ये कोण नीचे बढ़ेगा तो पाई से बड़ा हो जाएगा। जब हम कोण को, मेरे भाई देखो ध्यान से सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम लोग इस कोण को इस तरफ से मापेंगे तो ये मुख्य कोणांक नहीं रहेगा फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ तक तो पाई थी। जैसे हम नीचे अल्फा को ऐड करेंगे तो ये पाई से ज़्यादा हो जाएगा, और हमें पता कि थीटा की वैल्यू पाई से कम है। थीटा की वैल्यू क्या है, पाई से कम है। तो हम लोग इस तरफ से नहीं जा सकते, हम लोग किस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से देखेंगे फिर ये वाला, ठीक है। और जब इस तरफ से देखते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, तो इधर से हम लोग इसको कहते हैं माइनस पाई। ऊपर से तो घूम के आता तो ये प्लस का पाई, इधर से माइनस पाई। और जब इस एंगल को भी देखेंगे, अल्फा को हम लोग देखेंगे इधर से उल्टा देखेंगे, तो फिर अल्फा ना देख करके माइनस अल्फा कहेंगे। तो फिर ये एंगल जो थीटा होगा, ये वाला एंगल जो थीटा होगा, ये वाला जो कोण थीटा होगा, ये कितना होगा, वो होगा माइनस पाई में से हमें घटाना पड़ेगा ये वाला एंगल, यानी कि माइनस अल्फा। मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई माइनस माइनस प्लस अल्फा, विच इज दैट। चेक कर लो भाई, थर्ड चतुर्थांश में आपका थीटा की वैल्यू ये आएगी। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ ये तो फोर्थ के लिए बता दें, फोर्थ के लिए यहां बता देता हूं। जब हम फोर्थ में बात करेंगे तो फोर्थ में तो यहां कहीं ना कहीं z बनेगा, है ना। ये ऐसे r आ जाएगी, ये r यहां आई, ये r यहां आई, ये r यहां आई, तो यहां पे r ऐसा आएगा। तो अब अल्फा क्या है, अल्फा वास्तविक अक्ष से बना न्यून कोण है। तो वास्तविक अक्ष से न्यून कोण तो सिर्फ यही बन रहा, अल्फा ये है, ठीक है ना। और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं, तो यानी कि ये क्या बनेगा, माइनस अल्फा बनेगा, ठीक है। और इस केस में हमारा थीटा क्या, वास्तविक अक्ष के पॉजिटिव भाग से बना कोण। तो इसके पॉजिटिव भाग से बना कोण भी तो यही है, तो थीटा हम लोग यही ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। चेक कर लो, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। इन तीनों चीजों को रफ कॉपी में थोड़ा समझ लेना, अगर नहीं समझ में आया तो इस प्रोसीजर को याद करके, जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब अगर कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो ऐसी ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, एकदम से समझ में नहीं आती। अगर एकदम से समझ में आने लगी तो फिर मजा ही नहीं आएगा चीज़ों को, जब जिसमें तो कुछ दम ना लगे उसमें क्या है। तो भाई इतनी सी बात थी, और बस अब आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो 5.2 के सॉल्यूशन को करने के लिए। और 5.2 का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा, वो देखना जरूरी है, आपको देख लेना उसको, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये सब बातें दोबारा रिकॉल हो जाएंगी, तो उसका सॉल्यूशन आप देख लेना, ठीक है। चलिए धन्यवाद।